नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो ये वीडियो मैं अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं यूपीएसआई बैच के उनके लिए खासकर बना रहा हूँ, और फिर जिसके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो उसको देख सकता है और इन्फॉर्मेशन ले सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं की बात करेंगे जो मुख्य हैं, जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आने के जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि मैं इसको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूँ जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ ले सकें। शुरुआत करते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं भारतीय दंड संहिता के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है, भारतीय दंड संहिता 1860, ये इसका पूरा नाम है, भारतीय दंड संहिता 1860। अगर बात करता है कि दंड संहिता कब लागू हुई, दंड संहिता कब लागू हुई, तो 1 जनवरी 1862 को ये दंड संहिता लागू हो गई थी। ठीक है दोस्तों, डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1862 को। फिर अगर पूछता है कि इस दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं, तो धाराएं हैं दोस्तों 511। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जो भारतीय दंड संहिता है ये हमारा क्या है, क्रिमिनल लॉ है। ये क्या है हमारा, क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल लॉ से आप सीधे सीधे समझते होंगे कि क्रिमिनल लॉ तभी होगा जब कोई व्यक्ति होगा और व्यक्ति के पास दिमाग होगा। जब वो अपने दिमाग और अपने हाथ पैरों का यूज़ करेगा तभी वो क्राइम कर सकता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 1860 की स्थापना की गई, जिसको लागू किया गया 1 जनवरी 1862 में। चलिए कुछ इसकी मुख्य जो धाराएं हैं या इनके जो सेक्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे मुख्य इसका एक सेक्शन है, हम उसको कह सकते हैं धारा 53। ठीक, अब धारा 53 में क्या है जान लीजिए। देखिए, जितने भी प्रकार के आपके दंड भारतीय दंड संहिता में बनाए गए हैं, जितने भी प्रकार के दंड हैं, जैसे वो चाहे मृत्युदंड हो, चाहे आपका कारावास हो, आजीवन कारावास हो, आपका जुर्माना हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है उसको धारा 53 में बताया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग बात कर लेते हैं धारा 54 की। धारा 54 में क्या कहा गया है, इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। धारा 54 में कहा गया है कि जो आपका मृत्युदंड है, जो आपका मृत्युदंड है, इसका लघुकरण किया जा सकता है। मृत्युदंड का लघुकरण किया जा सकता है। लघुकरण का मतलब आप लोग समझते ही हैं। ठीक, किसी को अगर फांसी की सज़ा दी गई है तो उस फांसी की सज़ा को कम भी किया जा सकता है, आजीवन कारावास में, या फिर 10 वर्ष या 8 वर्ष या जो भी रहता हो उसमें उसको बदला जा सकता है। तो धारा 54 में क्या है, मृत्युदंड का लघुकरण। ठीक, धारा 53 के हो गया, 54 हो गया। अगर हम बात करें धारा 55 की, दोस्तों धारा 55 में कोई बहुत विशेष बात नहीं है, इसी से रिलेटेड बात जुड़ी हुई है। यहाँ पर मृत्युदंड का लघुकरण किया गया है और धारा 55 में जो है आपका आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का लघुकरण किया गया है। ठीक है, आजीवन कारावास का लघुकरण किया गया है। तो धारा 53, 54, 55 आपने देखी। ठीक है, और इसी से संबंधित हम एक धारा और देख लेते हैं, धारा नंबर 82। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी उठाए हैं, उनमें मैंने देखा है और ये बहुत जगह पूछी गई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो 7 वर्ष से कम, देखिए याद रखिएगा 7 वर्ष से कम की बात कर रहा है। अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम है और उसने कोई भी अपकार्य कर दिया, 7 वर्ष
से कम 7 सॉरी यहाँ पे से नहीं लिखा है, 7 वर्ष से कम आयु का अगर बच्चा है, उसने कोई भी अपराध कर दिया है तो उसके कार्य को अपराध की कैटेगरी में या उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा होता है उसको इतनी समझ नहीं होती है कि सही और गलत क्या है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम कह दें कि आपके घर में एक 5 साल का बच्चा है और गलती से आपके पेट में या कहीं पे भी वो चाकू या कोई धारदार हथियार जो है से आपको इंजर्ड कर देता है, तो ऐसे में उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसकी उम्र जो है वो 7 वर्ष से कम है। क्लियर है? तो धारा 82 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए धारा 82 के धारा 83 भी देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए बात की गई, यहाँ पे 7 वर्ष से कम की बात की गई थी, यहाँ पर 7 से लेकर 12 वर्ष, 7 से लेकर 12 वर्ष यानी 7 वर्ष से ऊपर है और 12 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसके कार्यों के बारे में बताया गया है कि उसका जो अपराध है वो किस प्रकार का होगा। इन सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए एक अब बहुत इम्पॉर्टेंट धारा है जो आगे हम लोग देख रहे हैं, 120। अब 120 में दोस्तों क्या बताया गया है? 120 में बताया गया है कि आपका जो अपराध जो आप षड्यंत्र करते हैं किसी चीज़ के लिए, षड्यंत्र तो आप समझ गए हमेशा निगेटिव ही होता है, षड्यंत्र शब्द अगर यूज हो रहा है तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? षड्यंत्र के बारे में सिस्टम बनाया गया है। आप षड्यंत्र जो है रच रहे हैं उसके लिए प्रावधान बनाया गया है, और इसी में इसको दो धाराओं में बांटा गया है, 120 का और 120 खा। 120 का में क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें कहा गया है कि परिभाषा दी गई है कि आप जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसकी परिभाषा दी गई है कि वो षड्यंत्र कैसा होगा या किस प्रकार का होगा। ठीक, और इसमें दंड का प्रावधान किया गया है षड्यंत्र के लिए 120 खा में। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि हमने 53, 54, 82, 83, 120, 120 का, 120 खा, ये कुछ धाराएं हमने अभी जानी। ठीक, चलिए अब हम कुछ आगे की धाराओं के बारे में जान लेते हैं कि आगे की कुछ प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले आगे हम जो बढ़ते हैं तो एक धारा हम लोग उठाते हैं, उसका नाम है 191, 191। ठीक है, अब 191 और 192 ये दो धाराएं हैं, इनको हम पास पास में देख लेते हैं। देखिए इनमें क्या क्या है, ये दो धाराएं हैं, इनको पास पास में देख लेते हैं। सबसे पहले 191 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसमें कहा गया है मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य का मतलब क्या है कि आप कानून को अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कानून को आप भटकाने का कार्य करते हैं, मतलब आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको पता है कि आप जानबूझ के उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ऐसे में आप पर धारा 191 लग सकती है मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध में। ठीक, अब 192 है मिथ्या साक्ष्य देना, और 191 में और 192 में जो आपकी धारा है, 192 धारा है, उसमें कहा गया है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपने मान लीजिए कोई एक मर्डर कर दिया है, और मर्डर करने के बाद आप पुलिस को जो है ट्रैक से भटकाना चाहते हैं, उसके लिए आपने बहुत सारे साक्ष्य गढ़ लिए हैं। जैसा एक मूवी आई थी अजय देवगन साहब की, मूवी का नाम था दृश्यम। उन्होंने पुलिस को भटकाने के लिए जो है बहुत सारे उन्होंने साक्ष्य गढ़े थे। ठीक, वो मिथ्या साक्ष्य थे, उनको धारा 192 की कैटेगरी में रखा जाता अगर वो पकड़े जाते तो। ठीक, तो आपने देखा 191 और 192 मैंने आपको बताई। चलिए आगे और धाराएं देखते हैं। अब एक धारा और है इम्पॉर्टेंट जो है 201, धारा नंबर 201। अब दोस्तों इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए
इसमें क्या है कि सबूत आप मिटाते हैं, जब आप जो है सबूत मिटाते हैं तो धारा आप पर 201 लगती है, 201। ठीक, सबूत मिटाने का अगर आप कार्य कर रहे हैं तो धारा 201 लगेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगली धारा। याद रखिएगा धाराएं जो है इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको फांसी या फिर जो आपकी 300, 302 और 307 ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये धाराएं ज़्यादातर आप लोगों को रटी हुई हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो धाराएं बताने की जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो शायद आप इग्नोर कर देते हैं, या तो जो आपने पढ़ी नहीं है। धारा नंबर 354, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि स्त्री की लज्जा को भंग करना। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया स्त्री की लज्जा को भंग करना। स्त्री की लज्जा को भंग करना, ठीक है। मतलब आप जो है स्त्री का जो एक सम्मान है उसको अगर आप ठेस पहुंचा रहे हैं तो धारा 354 आप पे लगेगी। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं 377 की। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है अप्राकृतिक कृत्य करना। अप्राकृतिक कृत्य करना, ठीक, अप्राकृतिक कृत्य करना। जैसे आप लोग समझते हैं जो फिजिकल रिलेशन होते हैं हमारे समाज में वो कुछ नेचुरल तरीके से होते हैं, जैसे होते हैं वैसे करने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध जाकर कुछ संबंध बनाते हैं, जिससे उनको धारा 377 के तहत दोषी माना जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। एक धारा है आपकी जिसका नाम है 494। इसमें क्या कहा गया वो देख लेते हैं। इसमें कहा गया है पति या पत्नी, ठीक, दोनों में से क्या होता है, पति या पत्नी दोनों के लिए है। मान लीजिए पति ने क्या किया, उसकी पत्नी है अभी वो मायके गई हुई है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पति साहब ने जो है दूसरी शादी कर ली, ऐसे में वो धारा 494 के तहत दोषी होंगे। या पति साहब जो दुबई कमाने चले गए और यहाँ पत्नी ने एक दूसरा पति बिठा लिया, तो वो भी धारा 494 के तहत दोषी होगी। ठीक है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना सहमति के। चलिए आप बात करते हैं 499 की। इसमें दोस्तों मान हानि की बात की गई है। ठीक है, अगर आपकी कोई इमेज को नुकसान पहुंचाता है तो आप उस पर मान हानि का केस कर सकते हैं। ठीक, जैसा आप देख रहे होंगे मैंने आपको धाराएं जो बताई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, भारतीय दंड संहिता 1860 की कुछ धाराएं मैंने आपको बताई हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा और इसको आप देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट में जो भी 20 25 30 धाराएं हैं जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। और आपसे निवेदन है कि मेरा जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और निवेदन ये भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।